हेलो नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 जो कि कौन सा है, आनुवंशिकी। आज के इस वीडियो में हम आनुवंशिकी के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है ना ध्यान से उनको उठाया गया है और आपके सामने लाया गया है। और साथ ही साथ यदि किसी बच्चे को जो है इस चैप्टर का रिवीजन करना है तो इन 25 क्वेश्चन में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए, सभी क्वेश्चन को एक एक करके लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है ना बुक भी आप साथ साथ खोल लीजिए और रिविजन साथ साथ करते जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस साल यह चैप्टर कितने नंबर का आएगा। वैसे तो यह दे रखा है आपको जो सिलेबस है इसमें 4 नंबर का चैप्टर दे रखा है, लेकिन मॉडल पेपर में जो है ना ये 3 ही नंबर का आया था, 1+2 के रूप में आया था। 1 नंबर का ये आपका मल्टीपल चॉइस आया था और 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 3 नंबर का आया था। ठीक है, मतलब आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको 3 नंबर का एक बड़ा सा क्वेश्चन, 4 नंबर का बड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले, या फिर एक क्वेश्चन पूछ ले 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन पूछ ले आपके 1-1 नंबर के। तो इस तरीके से जो है ना आपको पूछा जा सकता है, 3 या 4 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब बात करते हैं, देखिए मैं जो है ना आपको यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, मोस्ट आपके 1 नंबर वाले जो मल्टीपल क्वेश्चंस है ना उनको भी करवाने वाला हूँ। टॉप 25 में आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फटाफट करते हैं, आप अपने नोटबुक निकालिए और उसको जो है ना फटाफट लिख लीजिए, आपका यह सेशन फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था। जो जेनेटिक शब्द है इसको किसने दिया था, तो इसका जो है ना आंसर है बेटसन। ठीक है ना, इसका क्या आंसर है, बी आंसर है बेटसन। आपको जो है ना क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि ये पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये लिखना है जेनेटिक शब्द बेटसन ने दिया था। इस तरीके से आप लिखिए, बेटसन के नीचे जो है ना अंडरलाइन कर लीजिए। इससे यदि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्टली तो भी आप आंसर दे सकते हो, और अब सदर में पूछ लिया तो भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, ऐसे इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मटर की फली का जो हरा रंग है ना वो कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, अप्रभावी है, अपूर्ण अप्रभावी है या फिर सप्रभावी है। तो हम बात करते हैं यह कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए कि मटर की फली का हरा रंग प्रभावी लक्षण है। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे। ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मेंडल ने अपने प्रयोग मटर पर किए थे, लेकिन मटर कौन सा मटर था, वो कौन सा, उद्यान मटर। ठीक है ना, याद हो जाएगा आपको कि मेंडल ने अपने प्रयोग जो है वो उद्यान मटर पर किए थे। तो इस तरीके से फटाफट नोट्स बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, देखिए आनुवंशिकता जो है ना क्या बोला गया है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं। जो आनुवंशिकता विभिन्नता जो होती है ना उनके अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप जो है ना, आनुवंशिकी एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। ये बात जो है ना आप लिख लीजिए। ठीक है ना, इसके बाद सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है ना वेरी मोस्ट है। क्यों है, क्योंकि यह जो है ना आपका जो आपके वानस्पतिक नाम वाला चैप्टर है ना, जो भी चैप्टर है पादपों और जंतु के वानस्पतिक नाम, उससे भी जो है ना ये आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको समझ लीजिए कि मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, पायसम सेटाइवम। क्या है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, क्या है आपका पायसम सेटाइवम। ठीक है ना, इसके बाद है हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किया था स्पेंसर ने। तो सी ऑप्शन जो है ना आप लिख लीजिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इनको उतार लिए, आगे बढ़ते हैं और इनसे आगे वाले क्वेश्चन हल करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखिए आनुवंशिकी का जनक किससे कहा जाता है। आप कहोगे मेंडल, ठीक है, लेकिन मेंडल जब आप कहोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंडल का पूरा नाम लिखना है। तो मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल आप लिखोगे। और आपको पूछ लिया जाए कि आनुवंशिकी का जनक किससे कहा जाता है, तो आप सिर्फ मेंडल नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को जो है ना, इस कमी को आप सुधार लेना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मेंडल ने कितने विप्रयासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग के लिए चुने। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विप्रयासी का मतलब क्या होता है, अलग अलग। ठीक है ना, क्या होता है, अलग अलग। ठीक है ना, मतलब अलग अलग तो समझ गए कि ये भी अलग होगा वो भी अलग होगा। तो विप्रयासी जितने भी लक्षण होते हैं ना, 7 लक्षण थे जो आपको चैप्टर के स्टार्ट में सारणी दे रखी है ना, कि अक्षीय स्थिति, आपके लंबा बौना, इस तरीके से जो सारणी दे रखी है ना, वो सारणी आप
देख लीजिए उसमें जो है 7 लक्षण दिए गए हैं। उन 7 लक्षणों के लिए जो है ना मेंडल ने इस युग्म को अपने प्रयोग के लिए चुना। तो आपके लिए जो है ना ये डी आंसर सही हो जाएगा। तो ये भी जो है ना आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपका कि जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, अच्छा F1 पीढ़ी क्या होती है। F1 पीढ़ी बोल सकते हो कि हम प्रथम पीढ़ी, ठीक है ना, प्रथम पीढ़ी बोल सकते हैं F1 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी F2 हो गई, तीसरी पीढ़ी F3 पीढ़ी। तो इस तरीके से हो जाती है। तो जैसे कि जनक पीढ़ी है, ठीक है ना, मान लीजिए ये आपकी जनक पीढ़ी है, तो इस जनक पीढ़ी से जो है ना आपको एक संतति प्राप्त हो गई, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपकी जनक पीढ़ी है और जो है ना ये आपकी जनक पीढ़ी हो गई और इस जनक पीढ़ी से जो है ना आपको ये संतति प्राप्त होगी, तो ये आपकी F1 पीढ़ी होगा। और इस F1 पीढ़ी का जब आप इस प्रथम पीढ़ी का जो है ना जब आप संक्रमण उसकी जनक पीढ़ी से ही कराओगे ना, तब जो है ना आपको उसको क्या कहते हैं आप, तो उसको हम कहते हैं संकर पूर्वज संक्रमण, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए कि जब प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी मतलब प्रथम पीढ़ी का संक्रमण किसी भी एक जनक से कराया जाता है, चाहे वो प्रभावी जनक हो या फिर अप्रभावी जनक हो, किसी भी जनक से कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संक्रमण कहते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये बड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, संकरण टी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात जो है वो क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपको शायद तक टफ लगे होंगे, लेकिन सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अब आपको बोला कि संतति का अनुपात बताइए, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको जो दे रखा है ना उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए आपको जो है ना 4 टेबल बनानी है इस तरीके से, 4 खानों की टेबल बना ली, ठीक है ना, ये आपने बना ली 3 खानों की, ये आपने लिख लिया यहाँ पर स्मॉल टी और यहाँ पर लिख लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपने लिख लिया ना, जो आपको दिया है उसको आपने लिख लिया। अब टी कैपिटल टी और स्मॉल टी का आप गुणा कीजिए, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी का गुणा किया तो यह आपका आ गया, कैपिटल टी वापस और स्मॉल टी का गुणा किया तो यह वापस आ गया, ठीक है। इसके बाद स्मॉल टी और स्मॉल टी का गुणा किया तो वापस ये आ गया, वापस स्मॉल टी और स्मॉल टी का गुणा किया तो यह आ गया, ठीक है ना। अब आपको बोला कि संतति का अनुपात बताइए आप, ठीक है, तो आपको क्या मिला, देखिए टी कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या होता है, बड़ा लंबा होता है, ये भी लंबा होता है, तो ये कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है, लंबे वाले 2 आ गए और बौने वाले देखिए स्मॉल टी क्या है बौना, तो बौने वाले भी जो है ना 2 आ गए। देखिए जो कैपिटल टी होता है ना, टी का मतलब टॉल, ठीक है ना, कैपिटल टी मतलब लंबा और स्मॉल टी मतलब क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ साथ होते हैं ना, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है जो लंबा है ना पादप, वो लंबा जो है ना प्रभावी लक्षण होता है, इसलिए इस पूरे को जो है ना हम संकर लंबा बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लंबा। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब लंबा, ये भी लंबा, ये छोटा और ये बौना और बौना, तो इसका अनुपात कितना आ गया, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। अब 2 का भाग दे दो तो 2 अनुपात 2 में कितना आ गया, 1 अनुपात 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको इन तरीके से करना है, बड़े ही सिंपल से ये क्वेश्चन होते हैं, आराम से आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बोला है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम कौन से हैं। 3 नियम है, तीनों नियम आपको दे दिए गए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो क्या है आपका ये उपयुक्त सभी आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका लगभग पूरा चैप्टर जो है ना रिविजन हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हल करते हैं। देखिए अब जो है ना मैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको 2 नंबर के में पूछ सकता है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपको 4 नंबर में भी पूछ ले, 4 नंबर में कैसा पूछेगा, 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके 2+2 के फॉर्म में भी पूछ सकता है। मतलब आपको जो है ना इनडायरेक्टली रूप से हम देखें तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन ही याद करने हैं और 1-1 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले 6वां क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता का जो नियम है ना वो क्या है, उसको आप बताइए। तो मेंडल द्वारा जो मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था वो क्या है, उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने समझ कर नहीं रखा है तो भी मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा, और यदि आपने समझ के रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रभाविता का नियम अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है, तब वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है उसे प्रभावी, और वह आपको बोल सकते हैं कि वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, किस तरीके से इसको समझना है। देखिए
आपने किसी एक लक्षण के लिए, ठीक है ना, कोई एक लक्षण आपको जो 7 लक्षण दे रखा है ना उस सारणी में, उसमें से कोई भी एक लक्षण उठा लीजिए। उस एक लक्षण को चेक करने के लिए आपने दो विपर्यासी मतलब अलग अलग क्या लिए, विपर्यासी संयुग्मज लिए, विपर्यासी युग्मज लिए, ठीक है ना। इसको समझते देखिए, विपर्यासी मतलब जैसे कि इस पहले से ये समझे कि ये आपका टी है ना, ठीक है ना, ये आपका है टी, ठीक है, ये आपका क्या है लंबा और ये आपका है बौना, ठीक है ना। तो लंबा और बौना दो अलग अलग हो गए, तो ये विपर्यासी अब समयुग्मजी क्या होता है, इसके जैसा एक और, ठीक है ना, ये आपका समयुग्मजी, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से इसके जैसा एक और, ये आपका समयुग्मजी। यदि आपको बोल दिया क्या होता है कि विषमयुग्मजी मतलब एक लंबा एक बौना, ये आपका है विषम युग्मजी। मतलब यहाँ पर जो है वो समयुग्मजी लिए, ठीक है ना। तो आपने क्या लिया, सबसे पहले किसी एक लक्षण के लिए विपर्यासी मतलब अलग अलग हो गए ना। देखिए लंबा है और बौना है, अलग अलग समयुग्मजी लिए, समयुग्मजी पादप लिए है, मतलब उसमें युग्मज जो है वो समान है, ठीक है ना। अब जब इनका संकरण जब कराते हैं ना, तो ऐसे लक्षण जो कि प्रथम पीढ़ी में, देखिए ये जनक पीढ़ी है, जनक से पहली पीढ़ी आएगी प्रथम, ठीक है ना। और जो प्रथम पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाएगी, मतलब जो प्रथम पीढ़ी में जो आपको दिखेगा, जो उसका शारीरिक ढंग दिखेगा ना, वो उसका क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण कहलाएगा, उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसे हम प्रभावी कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से पहली पीढ़ी, जैसे कि देखिए ये आपका लंबा है, इसको ऐसे समझते हैं, ये आपका लंबा है, ये आपका है बौना, ठीक है ना। अब लंबे और बौने में आपने संकरण कराया, तो आपको जो है ना संकरित क्या प्राप्त हुआ, टी, स्मॉल टी और कैपिटल डी, ठीक है ना, ये प्राप्त हुआ। अब ये जो है ना आपका क्या है, यहाँ पे आपको लंबा मिलता है, ठीक है ना, क्या मिलता है, लंबा मिलता है। तो यहाँ पे जो है ना प्रभावी क्या है, लंबाई जो है ना वो इस पौधे की प्रभावी है, मतलब कैपिटल टी प्रभावी है, इसलिए जो है ना आपको यहाँ पर लंबा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये जो लंबा है ना वो आपका प्रभावी लक्षण बोल सकते हैं, और जो ये बौना है ना वो आपका क्या है, अप्रभावी लक्षण। इससे लंबे ने अपनी अभिव्यक्ति दर्शाई, अपने आप को दर्शाया है, इसलिए ये प्रभावी है, और इससे बौने ने अपने आप को अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाई, इसलिए अप्रभावी है, ठीक है ना, बोल सकते हैं। आप समझ में आ गया ना क्या है। देखिए आप समझते हैं कि किसी एक लक्षण के लिए विपर्यासी मतलब अलग अलग समयुग्मजी आप समझते हो, समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है, तब वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसका निरूपण जो है ना ये भी 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, या फिर 1 नंबर में ही पूछ सकते हैं कि प्रभाविता का नियम का निरूपण दीजिए। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, लंबे पौधे बौने पौधे, ठीक है, लंबे पौधे का समयुग्मजी क्या होगा, कैपिटल टी, बौने पौधे का समयुग्मजी क्या होगा, स्मॉल टी। इन दोनों का संकरण कराया तो आपको ये क्या मिल गया, विषम युग्मजी। विषम क्यों हो गया, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, अलग अलग बोल सकते हैं कि जीन है, ठीक है ना, अलग अलग आपके जीन बोल सकते हैं। तो विषम युग्मजी है, लेकिन ये क्या है, संकर लंबा है, इसे हम विषम युग्मजी लंबा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, विषम युग्मजी लंबा। इसका अनुपात क्या, देखिए एक बड़ा एक छोटा, तो 1:1, ठीक है ना। तो यह जो है ना आपको लिखना है। आ गया प्रभाविता का नियम, बस इतना सा है, प्रभाविता का नियम आपको याद कर लेने का है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये और क्वेश्चन हम देखते हैं। यह जो है ना आपका कौन सा है, पृथक्करण का नियम। आपको बोला है कि पृथक्करण का जो नियम है ना उसका आप निरूपण कीजिए, लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि पृथक्करण का नियम क्या है। बहुत ही सिंपल है। पृथक्करण का नियम जो है क्या है, जब आपकी ये जनक पीढ़ी होती है ना, जनक पीढ़ी से आपकी जो प्रथम पीढ़ी होती है, ठीक है ना, ये आपकी F1 पीढ़ी है, इसको हम प्रथम पीढ़ी भी बोलते हैं और F1 पीढ़ी भी बोलते हैं। तो जब F1 पीढ़ी से जो है ना युग्मक बनाते समय, जो F1 पीढ़ी से जो है ना युग्मक बनाते समय जो ये आपके युग्मनजी होते हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। बस यही जो है ना क्या है, F1 पीढ़ी से, इस F1 पीढ़ी से युग्मक बनाते समय, ठीक है ना, मैं लिख लेता हूँ, आप जो है ना लिख लेना। युग्मक बनाते समय युग्म विकल्पी जो है ना, युग्म विकल्पी अलग एक दूसरे से, ठीक है ना, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं,
इससे हम जो है ना क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए। जब ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, F1 पीढ़ी है। ठीक है ना, F1 पीढ़ी से जब इसको जो है ना युग्मक बनाना होगा ना, तो यहाँ पे जो युग्म विकल्पी है, युग्म विकल्पी मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक है ना, वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, इसमें जो है ना नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों है। ठीक है, इसको ऐसा समझते, देखिए ये आपका देखिए लंबा समयुग्मजी था, ये आपका बौना समयुग्मजी था, इनका संकरण कराया तो आपको जो है ना F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जो कि क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे हम बोलते हैं विषम युग्मजी लंबे। ठीक है ना, विषम युग्मजी लंबे है। अब ये यहाँ पर जो है देखिए F1 पीढ़ी से युग्मक बनाते समय यहाँ पर जो युग्म विकल्पी है, युग्म विकल्पी कौन है, मादा युग्मक और नर युग्मक, ये युग्म विकल्पी जो है ना क्या हो जाता है, एक दूसरे से पृथक हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है ना, F1 पीढ़ी से युग्मक बनाने के लिए युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। और पृथक हो जाते हैं और जो है ना इस तरीके से जो है ना आपका काम करते हैं। देखिए ये आपका पृथक हो गया, अब जो है ना ये आपका मादा युग्मक है और ये आपकी जो है ना नर युग्मक है दोनों। ठीक है ना, ये जो है ना आपका हो गया। अब दोनों जो है ना आपस में संक्रमण करते हैं तो हमें जो है ना एक सारणी से प्राप्त होता है कि इसमें जो लक्षण प्रारूप बोल सकते हैं ना, लक्षण अनुपात बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर लक्षण प्रारूप क्या होता है, इसका लक्षण प्रारूप की बात करें ना, ये आपके अगले दो क्वेश्चन यही है कि इनका जो है ना पृथक्करण के नियम के अनुसार लक्षण प्रारूप क्या होता है। तो देखिए पहला ये आपका क्या है, लंबा। ठीक है, एक लंबा हो गया, दूसरा भी लंबा है, तीसरा भी लंबा है, तो 3 तो लंबे और बौना कितना 1, तो 3:1। ये आपका जो है वो क्या है, लक्षण अनुपात, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या हो गया, पृथक्करण के नियम में जो है ना आपका लक्षण प्रारूप क्या होता है, 3:1। अच्छा, जीन प्रारूप जो है ना वो क्या होता है। ठीक है ना, इसके बाद आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि जीन प्रारूप क्या होता है। अब जीन प्रारूप कैसे देखना है आपको, देखिए जीन प्रारूप या प्रारूप बोल सकते हैं। ठीक है, जीन प्रारूप देखिए ये आपका टी, ये आपका क्या है, समयुग्मजी। ठीक है, ये आपका एक हो गया समयुग्मजी। विषम युग्मजी कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एक जैसे है, तो ठीक है ये आपके हो गए 2। ठीक है, इसके बाद टी ये भी एक ही है, तो ये आपका हो गया 1। तो 1:2:1, ये आपका क्या है, जीन प्रारूप। याद हो जाएगा आपको, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इसको जो है आप जाकर बना सकते हो, इससे जो है आपको पता हो चल जाएगा कि जीन प्रारूप 1:2:1 होता है और लक्षण प्रारूप 3:1 होता है। ठीक है ना, लक्षण मतलब आपको दिखता कैसा, लंबा बौना, इस तरीके से जो है ना आपका हो जाएगा। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 16। 17वां क्वेश्चन क्या था, 17वां क्वेश्चन यह था कि पृथक्करण के नियम में जो जीन होते हैं उनका लक्षण प्रारूप क्या होता है। तो लक्षण प्रारूप क्या होता है, 3:1, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, वैसे तो मैंने इसके क्वेश्चन पूरी बैग बना रखी है, वो जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हो और जो है ना अपना काम कर सकते हो। इसके बाद जो है ना 18वां क्वेश्चन ये था कि इसमें जो है ना जीन प्रारूप क्या होता है। तो जीन प्रारूप होता है 2:1:2:1। ठीक है ना, तो ये आपको जो है वो याद करना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इसके 3 या 4 नंबर आप आराम से ला सकते हो। अब और भी कुछ एक क्वेश्चन है, उनको भी हल कर लेते हैं। कुछ एक बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनको भी हम देख लेते हैं, जिससे आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा और 25 मोस्ट क्वेश्चन जो है ना आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बात करते हैं और हम देखते हैं समयुग्मजी और विषम युग्मजी में विभेद। समयुग्मजी और जो विषम युग्मजी है उसमें क्या अंतर है, यह अंतर आपको बताना होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें जो है ना 2 या 3 जो है ना आपको अंतर लिखना है। सबसे पहला अंतर है, देखिए क्रम संख्या आपने लगा लिया कि अच्छे से सारणी बनाना। इसमें आप लिखना समयुग्मजी में कि यह जो है ना, देखिए समयुग्मजी विषम युग्मजी आप ऐसे याद रखिए कि समयुग्मजी जैसे कि एक जैसे दिखेंगे ना, ये टी हो गए, स्मॉल टी हो गया, ये आपके समयुग्मजी हो गए। और जो अलग दिखेंगे ना, ये आपके कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, ये वाले जो है ना आपके विषम युग्मजी हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना आपको क्या लिखना, देखिए यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना कोई अशुद्ध नहीं, शुद्ध टी है और स्मॉल टी है, मतलब किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। लेकिन विषम युग्मजी किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों मिक्सचर है। ठीक है ना, इसी तरीके से इनके सम युग्म विकल्पी जो है ना समान होते हैं। समान तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, ये इसके क्या होता है, समान होता है। इसमें जो है ना असमान होता है, जैसे कि स्मॉल टी कैपिटल टी हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है ना आपको
लिखना है। और यह एक ही प्रकार का युग्मक बनाता है। ये वाले जो समयुग्मजीय होते हैं वो एक ही प्रकार का युग्मक बनाते हैं। और साथ ही साथ यह जो विषम युग्मजीय होता है वो जीन के वंशागति के लिए जो है ना 2 प्रकार के युग्मक बनाते हैं, 2 प्रकार के युग्मक जो है वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो यह जो है ना आपका काम हो गया। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। यह आपके 2019 में आया हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन आ सकता है इस साल कि परीक्षण संक्रमण किसे कहते हैं, ठीक है। एक तो होता है परीक्षण संक्रमण, एक होता है आपका बाह्य संक्रमण, ठीक है ना, वो भी आपको करना है। देखिए परीक्षण संक्रमण क्या होता है कि वह संक्रमण जिसमें पहली पीढ़ी जो आती है ना, जिसको हम F1 कहते हैं, पहली पीढ़ी का संक्रमण जो है ना अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। अप्रभावी कौन सा होती है, आपकी जो स्मॉल टी होते हैं ना, वो आपके अप्रभावी होता है। तो उसके साथ जब पहली पीढ़ी का संक्रमण किया जाएगा, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का संक्रमण किया जाएगा स्मॉल टी के साथ, जब जो है ना वह लक्षण जो है ना, वह परीक्षण जो है, वह संक्रमण जो है क्या कहलाता है, परीक्षण संक्रमण कहलाता है, समझ गए। जब पहली पीढ़ी का संक्रमण अपने अप्रभावी जनक प्ररूप वाले या अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक से कराया जाता है तो उसे जो है ना परीक्षण संक्रमण कहते हैं। इस संक्रमण से प्राप्त संतति में जीन लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप का अनुपात जो है ना वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना, 1:1 में आते हैं, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बोल लिया कि बाह्य संक्रमण किसे कहते हैं, तो वह संक्रमण जिसमें जनक पीढ़ी का संक्रमण जो है वो प्रभावी, यहाँ पर जो है ना क्या लिखना है, अप्रभावी की जगह प्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य संक्रमण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना। और उसमें जो है ना सभी पौधे जो है ना लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, कोई भी छोटा नहीं होता, मतलब उसमें 100% रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है ना। तो वो भी जो है ना आपको मैं याद करने का भी देता हूँ। इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन बोला गया प्रभाविता व अप्रभाविता में आप अंतर कीजिए कि प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होती है, इसमें आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सा अंतर है कि प्रभाविता क्या होता है कि वह युग्म विकल्पित जीन जो अपने आप को प्रदर्शित करता है वो प्रभावी होगा, और दूसरा अप्रभावी क्या होगा कि वो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में जो है ना अपने आप में छिप जाता है, अपने गुण है उसको दर्शाता नहीं, उसे अप्रभावी कहते हैं। इसके बाद जो है ना दूसरा है कि प्रथम संतति पीढ़ी में जो है ना क्या होता है, प्रथम संतति पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होने वाले जो लक्षण होंगे ना वो आपके प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रथम संतति पीढ़ी मतलब F1, और जो दूसरी संतति पीढ़ी F2 होगा ना उसमें प्रदर्शित होने वाले जो लक्षण होंगे ना उसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी कहलाता है, ठीक है ना, अप्रभावी कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये है आपका प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। सिंपल सा चैप्टर, इसमें कोई हार्ड आपका टॉपिक है नहीं। अब कुछ एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो आपको याद करने, आपकी टेक्स्ट बुक में से ही दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, 20, 22, 23 और 27, ठीक है ना। 19 देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर दे देता हूँ, ये आपको अच्छे से याद करना है। ये भी जो है ना आपका मोस्ट क्वेश्चन है आपका 19, 20, 21, 22, ठीक है। 20, 21, 22, इसके बाद मैं बोल देता हूँ 23, आपका 20 नहीं करना, ठीक है ना। 19, 21, 22, 23 और जो है ना आपका है एक लास्ट क्वेश्चन है 27, ठीक है। ये जो है ना आपको क्वेश्चन करना है 1, 2, 3, 4 और 5, 21 और 5 जो है ना 26, मतलब 25 क्वेश्चन जो है ना आपके मोस्ट हो गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को याद करना है अच्छे से। ये आपने याद कर लिया मतलब आपने रिविजन भी कर लिया है, और जो है ना आप इसके चैप्टर के 4 में से 4 नंबर लाने के पूरे हकदार हो, पूरे लायक हो, ठीक है ना, समझ गए। और भी कोई यदि डाउट आता है तो वो जो है ना जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा था कि ये आपको लाइव आके पढ़ाया जाए, लेकिन जो है ना फिलहाल एग्जाम का टाइम चल रहा है तो थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, इसलिए जो है ना इसको यहाँ पर भी पढ़ा दिया गया, ठीक है। और इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाता उनको डिस्कस करने में, इसलिए जो है ना मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया, ठीक है। समझ में आ गया है, अच्छे से आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ बस आपको पढ़ते रहिए, जो आपको टाइम टेबल अभी दे दिया गया 1 महीने का, उस हिसाब से अपने जो रूटीन बना लीजिए और बस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है और एग्जाम में फोड़ने की जो है वो तैयारी करते रहना, ठीक है। थैंक यू।